नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। 3 ऐसे घटनाएँ एक साथ हुई कि जिस पे बात करना ज़रूरी हो गया है। सबसे पहले हरिओम वाल्मीकि की लिंचिंग, आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार का सुसाइड और सीजीआई बीआर गवई पे जूते से हमला। ये तीनों बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तीनों दलित हैं और अपने हिसाब से जैसे इससे बड़ा पद तो देश में कुछ हो नहीं सकता है। सीजीआई अगर कोई लीगल सर्विस का है, जुडिशियल सर्विसेज का है, तो सीजीआई से बड़ा पद उससे नहीं होता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हरदम इस बात को मानता था कि मैं इस बात को मानता था कि वो जो उस दिन जूता फेंका गया, वो आरएसएस विचारधारा के लोगों की शह पे वो कहीं न कहीं न्यायपालिका के ऊपर वो न्यायपालिका के लोगों के ऊपर एक जिसको कहते हैं ना एक अटैक था। लेकिन जब अभी जैसी वारदातें हो रही हैं और जैसा हुआ है, उससे ये बल पड़ रहा है कि वो क्योंकि उस व्यक्ति का भी स्टेटमेंट जब बार-बार आ रहा है, जो जूता फेंक रहे हैं, कि मुझे फिर मौका लगा तो मैं फिर फेंकूँगा। तो शायद उनके अंदर जो एक घृणा भरी गई और एक घृणा बहुत सिस्टमैटिक ढंग से भरी गई है। सार्वजनिक रूप से आप हाँ करते रहिए, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में, व्यक्तिगत उसमें जो जो कृत्य हुआ है सबके सामने है। आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार का भी इंसिडेंट इसी तरह का है और मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि होता क्या है कि इस तरह की बात आई गई हो जाती है, 2 दिन इस पे चर्चा होती है और फिर इसको लोग भूल जाते हैं। जब अगर कोई दलित घोड़े पे चढ़ के बारात जा रहा है तो उसके उसके साथ मारपीट, कोई इस तरह का बर्ताव कर रहा है तो उसके साथ मारपीट। इस पे आज तक मेरी याद में तो ऐसा कोई किसी को दंड नहीं मिला कि वो नज़ीर बने। ये सुबह शाम की बात है और एक दूसरा मुझे लगता है कि जो एक धीरे-धीरे समाज में हरदम ये डाला जाता है कि जो दलितों का या शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है, वो कहीं न कहीं हमारा मतलब सवर्ण को ये सिखाया जाता है कि आपका हक छीना गया है। देखिए, इनकी वजह से आपका थोड़ा समझने की बात ये है और इस पे बहुत सी व्याख्याएँ हैं, मैं तो इस पे क्या व्याख्या करूँगा। आप सामाजिक न्याय के जो लोग हैं, जो समाजशास्त्र के लोग हैं, जो आर्थिक चीज़ों को समझते हैं, किसी से भी पूछ लीजिए। आरक्षण मूल रूप से नौकरी पाने का हथियार नहीं है। आरक्षण उस सामाजिक व्यवस्था में वो लोग जो कई हज़ारों साल से जिनको अवसर नहीं मिला था, जिनके ऊपर पैर रख के आप ऊपर अपनी आपने अपनी सफलताएँ पाई थी, उन लोगों को जो वंचित थे, उनको सामाजिक व्यवस्था में बराबरी का पे लाने की बात है। बहुत से लोग इसको कन्फ्यूज़ करते हैं कि ये कोई नौकरी पाने का ज़रिया है। ये नौकरी पाने का ज़रिया नहीं है। ये उस सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने का हमारे संविधान द्वारा एक गारंटी है और इसीलिए इसका नेचर परमानेंट नहीं था। उस समय सोचा गया था जब भी संविधान निर्माता थे उनको लगा था कि निश्चित अवधि के बाद सब चीज़ें सामान्य हो जाएँगी, सब लोग बराबरी का वो करेंगे, लेकिन हज़ारों साल की चीज़ें शायद 10, 20, 50 साल के में नहीं होंगी। इसको ठीक होने में भी सैकड़ों साल लगेंगे। मैं ये कह दूँ कि 1947 और आज की स्थिति में आज 1947 और आज की स्थिति में बिल्कुल फ़र्क आया है। आज अगर कोई आईपीएस अफ़सर सुसाइड कर रहा है, तो कम से कम उसपे बात तो हो रही है। अगर किसी की लिंचिंग हो रही है, तो उसपे बात भी हो रही है। 1947 में तो ये बात करने लायक भी नहीं था। ये बात मैं सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ कि अ, सुबह से शाम तक मैं सवर्ण हूँ, मैं बड़ा हुआ। बड़े होने तक एक ये माना जाता था कि ये अरे यार, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का एक देखो आरक्षण है। ये हमारे हक में से इतना चला गया है। फिर जब बड़े होते गए आपको धीरे-धीरे समझ में आया कि उनका एक लार्ज नंबर है। आप बहुत उनके सामने नगण्य हैं। आप बहुत अल्पसंख्यक जैसे हैं और आप उनकी कॉज़ पे सारा काम कर रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा एक मतलब मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे और आपके बीच हो रहा है, इसको ज़रा सोचिएगा। जो भी थोड़ा ग्रामीण भूमि जिसके साथ है या जो गाँव से कनेक्टेड है या जो आज की तारीख में
घर पे बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना धार्मिक हो गया है, एक नया तरह का धर्म चला है। किसी भी मंदिर के बाहर जो प्रवचन होता है, किसी भी मंदिर में जो कीर्तन होता है, भजन होता है, उसमें ढोल मजीरा ये सब बजाना, ये अधिकांश आपको मिलेंगे कि ये दलित समुदाय से आते हैं। शादियों में जो बैंड बजता है, उसमें अधिकांश आप देखेंगे कि दलित बैकग्राउंड से आते हैं या अल्पसंख्यक भी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको इस समुदाय से मंदिर के बाहर भजन करवाना मंजूर है, कीर्तन कराना मंजूर है, ढोलक बजवाना मंजूर है, झाल झाल मजीरा बजवाना मंजूर है, लेकिन उस मंदिर के अंदर आके आना तो मान लीजिए कहीं कहीं हो भी गया है, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा पूजा करवाना आपको को नहीं बचेगा। व्यवस्था ये है कि पूजा कराने के लिए एक जात विशेष के लोग हैं, वही उस पूजा को करते हैं। उस मंदिर में भी इस तरह के तमाम इंसिडेंट हैं कि देश के सर्वोच्च पद पे, बड़े-बड़े पद पे मंत्री बने हुए लोग, इस तरह के लोग अगर उस पूजा के लिए मंदिर में घुसते हैं तो उसके बाद उसकी सफाई होती है। और ये केवल दलितों के साथ नहीं है। अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं और उसके बाद उसके उस मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण होता है, या अखिलेश यादव 2024 के इलेक्शन में किसी मंदिर विशेष में जाते हैं, उसके बाद उसका शुद्धिकरण होता है, तो ये उसी मानसिकता का एक्सटेंशन है। अगर कोई यादव पंडित जी है, मतलब पंडित जी में नॉट इन द सेंस ऑफ जन, अगर कर्म से है, वो कर्मकांडी है, कर्म कराता है, तो उसमें उसको टॉलरेट होगा। तो ये जो व्यवस्था अभी हुई है, इसको मैं इसलिए रेखांकित बार बार कर रहा हूं कि ये एक मेरे ख्याल में एक वार्निंग बेल है। ये वार्निंग बेल पहले बहुत बज चुकी है, अब भी बज रही है, लेकिन पहले और अब में एक फर्क ये है कि अब चीजें बहुत सामने साफ साफ आती जा रही हैं। ये जो 90% लोग हैं जिनके जिनके एक तरह से जो लार्जर क्वेश्चन ये है कि अगर आप सामाजिक व्यवस्था देखें तो वो 90% का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ की बता दूं, अमेरिका की। हम लोग फिलाडेल्फिया गए थे। फिलाडेल्फिया में हम किसी के यहाँ थे और वहां पे पता लगा कि ये लोग आए हैं, तो मैं गोरखपुर के में बड़हलगंज से एक यंग लड़का आया। यंग मतलब वो 40-45 का एज ग्रुप, अमेरिका 12 साल पहले आ चुका है, पत्नी आ चुकी है, बच्चियां हैं, और वो बैकवर्ड। और उससे जब बातचीत हुई कि भाई कितने लोग हैं, कहाँ हैं, क्योंकि बड़हलगंज के थे तो एक नेचुरल मुझे भी थोड़ा जिज्ञासा थी कि ये कैसे आया, और मुझे अच्छा लगा कि वो उसका कहना ये था कि यहाँ जो टोटल समुदाय है, जितने बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत भारतीयों का बहुत योगदान है, यहाँ पे बहुत भारतीय हैं, लेकिन उसमें एक तो उत्तर प्रदेश का वैसे भी कम है, उत्तर प्रदेश बिहार हिंदी स्पीकिंग कम है। टेक्निकल पार्ट में मैं बता रहा हूँ, उसमें उसका कहना था, और ये सुन के ताज्जुब हुआ कि 3-4% लोग ही बैकवर्ड या दलित समुदाय से हैं। 95% से ऊपर जो अपर कास्ट हिंदू है वही यहाँ है। अगर हिंदू मतलब, और ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। इस पे तो कोई आप वो जो सामाजिक समाजशास्त्र के जो लोग हैं इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये एक डेटा, और उसने कहा ये सिर्फ फिलाडेल्फिया का डेटा नहीं है, ये जहां जहां उसके दोस्त मित्र हैं, उसने कहा नहीं, हम लोगों की संख्या बहुत कम है और हम लोग उनकी आवाज भी नहीं है, मतलब वो वॉइसलेस लोग हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि सुन के दुख होता है। एक छोटा सा इंसिडेंट है, इससे नहीं, आरक्षण से नहीं है, लेकिन उसी से इनडायरेक्टली है। कल जिस टैक्सी में मैं बैठ के आया, यहाँ पे ज्यादातर बांग्लादेशी, अब टैक्सी का जो बिजनेस है वो ज्यादातर बांग्लादेशियों के हाथ में है। लेकिन कल जो मैं आया तो नहीं, कल मैं जाते समय भी मुझे एक बेंगलोर का एक व्यक्ति मिला, पिछले 20 साल से हैं, अमेरिकन सिटीजन हो गए हैं और पढ़े लिखे हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं,
स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन अपनी टैक्सी उबर चलाते हैं। हिंदी समझते हैं, बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकली उन लोगों की की दृष्टि और उनकी जानकारी हम लोगों से भी ज़्यादा है। भारत को बिल्कुल क्लोज़ली वॉच कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो कल जिससे हम वापस लौटे थे, कहीं गए थे, वो हरियाणा का रहने वाला था और वो जो शाहरुख खान की अभी पिक्चर आई थी, डंकी मार के आया है। उसने कहा 11 महीने लगे, ये व्यवस्थित लोग हैं, 11 महीने लगे। 11 महीने में 43 लाख रुपए उसके हुए। हरियाणा से आया 6.5 साल पहले और उस अब यहाँ आ गया असाइलम और स्टैंडर्ड होता है, असाइलम फाइल किया हुआ है। उसको उसके वकील हैं, जो वकील इस तरह का काम कराते हैं, वो यहाँ पे जब इक्वाडोर और मेक्सिको वो रूट फिक्स है, उस रूट फिक्स होके वो यहाँ पे आया है। मैं ये बात सिर्फ जानकारी के लिए तौर पे दे रहा हूँ कि ये आँख खोलने वाली बात थी मेरे लिए। उसने कहा उसके बाद उसका भाई अभी आया है 1.5 साल में और जब 1.5 साल पहले आया है तो वो कुल 300 लोग एक बार में आए। 300 लोग एक बार में आए और जरा साइज समझ लीजिए कितना है। साइज 40 लाख रुपया एक व्यक्ति से लिया गया। तो ये जो कुल बिजनेस था 120 करोड़ को लेके एक जहाज उड़ा था। 40 लाख रुपया एक व्यक्ति से 300 व्यक्तियों को एक साथ ये काम किया गया। वो 300 लोगों को लेके जहाज एक साथ उड़ा और वो रूट करीब करीब फिक्स है। इंडिया से रशिया से इक्वाडोर, इक्वाडोर से मतलब कहाँ होते मैक्सिको से वो पार कराते हैं। कहीं 10 दिन के लिए गिरफ्तार होते हैं, कहीं 15 दिन की जेल होती है। जब अमेरिका में वो क्रॉस करते हैं तो वहां 3-3.5 महीना ये व्यक्ति जेल में था। फिर यहाँ के लॉयर हैं, जो यहाँ के लॉयर ने उससे 3 लाख रुपए लिए, तो यहाँ पे उसकी गारंटी लेके बेल एक तरह से देता है उसको, उससे 4 लाख रुपए लिए। सारी चीजें फिक्स है और ऑर्गेनाइज है। ये हो रहा है। क्या भारत के विदेश मंत्री या भारत के किसी ने इस पे कोई बातचीत की? और ये चीजें ऐसी हैं कि आंख मूंद लेने से लगता है कि समस्या का हल खत्म हो गया है। समस्या का हल नहीं है, क्योंकि बात निकली थी इसलिए मैंने बताया ये आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब वापसी वो नहीं है। 6.5 साल हो गए हैं, हिंदुस्तान वापस नहीं जा सकता है, लेकिन कहता है कि जो 43 लाख थे उसने 1-2 साल में कमा के वापस भेज दिए। अब यही रहता है। उम्मीद उसको ये है कि अगले 1-1.5 वर्ष में उसके बच्ची और उसकी पत्नी भी आ जाएंगे यहाँ, क्योंकि अगर एक बार उसका असाइलम का स्टेटस ठीक हो गया तो वो ग्रीन कार्ड उसको मिल जाएगा और फिर उसका जीवन उसके हिसाब से ठीक हो जाएगा। उसी ने अपने एक और भाई को बुलाया और एक भाई अभी भी हरियाणा में है। मैं इस लार्जर बात को इसलिए कह रहा था कि ये जो दलित वाला मामला भी है, इसको कोई कानून बनाने से, इसको आरक्षण देने से नहीं है। ये हमें कहीं ना कहीं इनकलकेट करना होगा। और ये मैं विचारधारा की बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक विचारधारा जो जो जिसने बिल्कुल जड़ें जमा दी, जिसने जकड़ लिया है भारत की शिक्षा व्यवस्था को, अगर वहां से लगातार बैकवर्ड के प्रति, दलित के प्रति, अल्पसंख्यक के प्रति लगातार जहर उगला जाएगा, तो ये लिंचिंग, ये सुसाइड कोई खत्म होने वाला नहीं होगा और ये नहीं माना जाएगा कि ये आखिरी लिंचिंग हुई है या आखिरी सुसाइड हुआ है किसी दलित द्वारा। समस्याएं गंभीर हैं, देश के नेतृत्व को सोचना है, क्योंकि ये सारी जो सामाजिक व्यवस्था है ये उससे रिलेटेड है। ये मुंह से कह देने से कि हमारे राष्ट्रपति इस समुदाय से आते हैं, हमारे वो इससे आते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। ग्राउंड पे कुछ काम करना जरूरी होगा। थैंक यू सो मच।